हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा रिएक्ट जेएस कोड से रिलेटेड 25 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कस्टम हुक। देखिए, इस वीडियो से पहले भी हम ऑलरेडी कई हुक्स कवर कर चुके हैं जिसकी लिस्ट आपके सामने है। अगर आपने इनमें से कोई हुक कवर नहीं किया है तो इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि इन हुक्स का हम यूज कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, जितने भी हुक्स हैं ये सारे इनबिल्ट हुक्स हैं जो रिएक्ट के साथ ही हमारे को मिलते हैं। अगर आप खुद का कोई हुक बनाना चाहते हैं तो उसी के लिए हमारा ये टॉपिक है जिसका नाम है कस्टम हुक। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम अपना खुद का हुक कैसे बना सकते हैं और इन्हीं हुक्स की तरह हम उसे अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर जाकर कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि हम अपना कस्टम हुक कैसे बनाएंगे। देखिए, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया ग्रीटिंग नाम से, जिसके अंदर यूजर कोई भी एक नेम पास करेगा और हम यहाँ पर एक एचटीएमएल रिटर्न करेंगे, वेलकम टू यूजर का जो भी नेम है। इन फंक्शंस का बेनिफिट ये होता है कि आपने एक बार बना दिया और इसका यूज आप कहीं बार कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने इसको एक बार कॉल किया और इसके अंदर अपने चैनल का नाम जैसे पास कर दी याहू बाबा, तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा वेलकम टू याहू बाबा। मैंने इसको दोबारा कॉल करना है सेम ही पेज पर, तो दोबारा से भी कॉल कर सकता हूँ या अलग किसी फाइल के अंदर जाकर भी इसे दोबारा कॉल कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसे एक बार दोबारा कॉल कर लिया और अपना नेम पास कर दिया संचित। अब यहाँ पे मैसेज रिटर्न होगा वेलकम टू संचित। बिल्कुल इसी तरह से हमारे कस्टम हुक्स भी होते हैं, उसको भी हम इसी तरह फंक्शन की फॉर्मेट में बनाते हैं और उसको बार बार एक ही कंपोनेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं या मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। उसको बनाने का तरीका क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे हम अपने कंपोनेंट्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, देखिए, और इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब यहाँ पर ऊपर मैंने यूज स्टेट नाम का हुक यूज किया। मैं बिल्कुल वही एग्जांपल लेके चल रहा हूं जैसे हमने जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल लिया ऊपर। अब हमारे को जैसे ये नेम नाम का एक वेरिएबल है, बिल्कुल सेम वेरिएबल मेरे को यहां पर भी बनाना है, तो उसी के लिए मैं उसके लिए यूज स्टेट का यूज कर रहा हूं। इसी की हेल्प से मैं उसको स्टेट वेरिएबल बना सकूंगा। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहता हूं। देखिए, जो ये हमारा हुक नेम होता है यहां पर आपको गौर करना है। देखिए, यहां पर हमने लिखा था ग्रीटिंग। अब हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जब फंक्शन बनाते हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर हमने अभी देखा पिछली वीडियोस में जो हम रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट बनाते हैं वहां पर जस्ट हमारे को जो इसका पहला लेटर होता है, जो भी हम यहाँ पर कंपोनेंट का नेम रख रहे हैं, वो जस्ट कैपिटल रखना होता है। मगर जब हम हुक बनाते हैं तो हुक के नेम में आपको सबसे पहले यूज पास करना होता है, मतलब कि यूज लिखना जरूरी है। जैसे कि आप हमारी पिछली हुक की वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं, जितने भी हुक के नेम थे उन सब में यूज आ रहा था, जैसे यूज स्टेट, यूज रेफ, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपना खुद का भी हुक बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले नेम के पहले हमें यूज लिखना जरूरी है। इससे ही रिएक्ट जेएस को यहां पर पता लग जाता है कि आपने जो ये फंक्शन बनाया ये कोई कंपोनेंट नहीं है, ये है एक हुक, कस्टम हुक। यूज के बाद जो आपका मेन फंक्शन का नेम रखने वाला है उसका पहला लेटर आपको कैपिटल में लिखना है, मतलब कि पूरा नेम कैमल केस में रहेगा। अब बिल्कुल जैसे मैंने ये नेम बनाया इसी की तरह से मैं यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ। ये देखिए, तो ये मेरा नेम नाम का एक स्टेट वेरिएबल बन गया और ये इसका सेटर फंक्शन है, मतलब कि जब भी मुझे इसमें चेंज करना है तो मैं इस फंक्शन का यूज करूंगा और ये यूज स्टेट को यूज कर रहा है। अब जब ये कंपोनेंट लोड होगा तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी एम्प्टी, मतलब कि नेम की कोई भी वैल्यू नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ पर ये एचटीएमएल सेट की थी, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर भी अपने कंपोनेंट के अंदर करेंगे। हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या नेम के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं, कुछ इस तरह से। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीटिंग नाम से एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर नेम की वैल्यू चेक कर रहा हूं। अगर नेम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तब हम यहां पर ग्रीटिंग में वैल्यू सेट कर देंगे एंटर योर नेम, और अगर यूजर ने इसके अंदर कुछ भी नेम डाल दिया तो हम यहां पर बिल्कुल वैसे ही मैसेज सेट कर देंगे जैसे हमने ऊपर किया, वेलकम टू यूजर नेम। अब ये वेरिएबल तो मैंने सेट कर दिया। अब बात आती है कि इसको मेरे को यूजर को शो कैसे करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वैल्यूज रिटर्न करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए, जैसे मैंने रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, मैं मल्टीपल वैल्यूज यहां से रिटर्न कर रहा हूं। नेम, सेट नेम जो सेटर फंक्शन है, और उसी के साथ ये ग्रीटिंग मैसेज भी। ये देखिए, यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। जब भी आप हुक बनाते हैं तो इसके लास्ट में जो हम चीज रिटर्न करते हैं वो सिर्फ वैल्यूज या फंक्शंस ही हो सकते हैं, उसमें हम एचटीएमएल रिटर्न नहीं करते। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं ये फंक्शन में यहां पर हमने एचटीएमएल रिटर्न किया है। हमने कंपोनेंट्स में भी देखा था कि लास्ट में हम वहां पर जेएसएक्स रिटर्न करते हैं, मगर ऐसा कोई काम हम यहां पर हुक के अंदर नहीं करते हैं। हम इसके अंदर जब भी रिटर्न करेंगे या तो वैल्यूज रिटर्न करेंगे या कोई फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं। जैसे यहां पर सेट नेम जो है
वो एक फंक्शन है। तो ये बन गया हमारा रीयूजेबल कस्टम हुक, जिसको हम अलग अलग किसी कंपोनेंट के अंदर भी जाकर यूज कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज मैंने इसलिए रिटर्न किए हैं क्योंकि जब भी हम इसे कॉल करेंगे, जैसे हम फंक्शन को नॉर्मली कॉल करते हैं तो ये वैल्यूज यहां से सेंड करते हैं। तो जब हम इस हुक को यूज करेंगे तब हम वहां से नेम की वैल्यू सेट करेंगे और हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, ग्रीटिंग की वैल्यू। तो उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, एक अपना कस्टम कंपोनेंट बनाकर। तो देखिए मैंने यहां पर मान लेते हैं एक अपना कंपोनेंट बना लिया जिसका नाम मैंने रखा है ग्रीटिंग कंपोनेंट। अब यहां पर मैंने अपना यूज ग्रीटिंग नाम का कस्टम हुक जो है सबसे पहले उसको ऊपर इंक्लूड करना है। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, हम यूज स्टेट को या यूज रेफ नाम के अलग अलग हुक्स को ऊपर सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम सबसे पहले अपने कस्टम हुक को ऊपर इंपोर्ट करेंगे। अब सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर स्टेप रहता है, जब भी हम अपना कंपोनेंट बना रहे हैं और उसके अंदर कस्टम हुक यूज कर रहे हैं, तो जो भी ये वैल्यू रिटर्न कर रहा था वो वैल्यूज के हम यहाँ पर अपने वेरिएबल सेट करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पर ये यूज ग्रीटिंग को मैंने यूज कर लिया जिसको मैंने ऊपर इंपोर्ट किया। अब ये तीन वैल्यूज यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा था, नेम, सेट नेम और ग्रीटिंग्स। इसको मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन का यूज करके इस तरह से अलग अलग वेरिएबल में सेट कर दिया। सेम नेम के वेरिएबल लिए। अब बात आती है कि हमारे कंपोनेंट जब रिटर्न करेगा, देखिए आपको मालूम है कंपोनेंट जितने भी होते हैं रेड के अंदर वो कुछ HTML रिटर्न करते हैं। तो हमारा ये जो कंपोनेंट है ग्रीटिंग कंपोनेंट, ये रिटर्न कर रहा है एक HTML। अब देखिए हम यहां से सेट करेंगे यूजर का नेम जो हम यहां से सेंड करेंगे, क्योंकि हमने इसे कॉल तो कर लिया। अब हमें नेम्स यहां से सेंड करना है, तो उसको सेंड कैसे करेंगे, इनपुट टैग की हेल्प से। ये देखिए मैंने इनपुट टैग लिया, इसकी टाइप ले ली टेक्स्ट, इसमें प्लेस होल्डर डाल दिया, एंटर नेम, और वैल्यू के अंदर जो हमारा स्टेट वेरिएबल बन गया नेम, इसी की वैल्यू यहां पर शो कर रहा हूं। अब मेरे को यहां पर इसकी न्यू वैल्यू सेट करनी है। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू रहेगी एम्प्टी, मगर मेरे को इसकी नई वैल्यू सेट करनी है, तो मैंने यहां पर यूज कर रहा हूं ऑन चेंज। जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ लिखना शुरू करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सेट नेम नाम का फंक्शन चलेगा, जिसके अंदर मैंने पूरे इस इनपुट टैग को टारगेट किया है, e.target, और इसकी जो भी वैल्यू आई है उसको मैंने सेट नेम में सेट कर दिया। अब ये सेटर फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली नेम नाम का जो स्टेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेट कर देगा। इसके बाद जो भी यूजर ने यहां पर लिखा है उसको मेरे को एज ए ग्रीटिंग मैसेज की हेल्प में दिखाना भी है, तो उसको मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं। ये देखिए मैंने एक हेडिंग में लिया और यहां पर ग्रीटिंग की वैल्यू शो कर दी। स्टार्टिंग में जब ये कंपोनेंट लोड होगा तो यहां पर नेम की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो ग्रीटिंग में यहां पर क्या लिखाएगा, एंटर योर नेम। जैसे यूजर इसके अंदर कुछ लिख देता है तब यहां पर मैसेज भी चेंज हो जाएगा, वेलकम टू, जो भी यूजर ने नेम डाला होगा वो नेम यहां पर डिस्प्ले होने लगेगा। इस तरह आप यहां पर, जैसे मैंने एक अपना कस्टम हुक यूज किया है, आप एक ही कंपोनेंट के अंदर भी बार बार इस तरह से बार बार अलग अलग वेरिएबल्स बनाकर भी कस्टम हुक को यूज कर सकते हैं, या मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर जाकर भी इसका यूज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसके कुछ बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए जब हम कस्टम हुक यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बेनिफिट्स भी आपको पहले पता होने चाहिए। तो इसका सबसे पहला और मेन बेनिफिट है कि हम इसमें रीयूज लॉजिक को यूज कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर जाकर। मान लेते हैं कि हमारे को यहां पर कुछ इस तरह का कोड बार बार यूज करना है, एक ही तरीके का कोड। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके लिए हम अपने कस्टम हुक का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे देखिए यहां पर सबसे पहला एग्जांपल है, जैसे हमने एपीआई से डाटा फैच करना है, तो हम मोस्टली रेड के अंदर एपीआई से डाटा फैच करते हैं। अब अलग अलग कंपोनेंट के अंदर अलग अलग एपीआई को कॉल करते हैं और वहां जाकर हमें बार बार सेम कोड करना पड़ता है। तो हम क्यों ना उसके लिए कस्टम हुक बना ले, उसी एक कस्टम हुक की हेल्प से हम बार बार अलग अलग एपीआई को कॉल कर सकते हैं। ये एग्जांपल अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। उसके बाद एक एग्जांपल है मैनेजिंग फॉर्म्स। देखिए एक वेबसाइट में मल्टीपल हम फॉर्म्स भी बना सकते हैं, जैसे लॉगिन के लिए फॉर्म, रजिस्टर के लिए फॉर्म, सर्चिंग के लिए फॉर्म, या और भी कई तरीके के फॉर्म्स। तो उसके लिए हमें एक लेंथी कोड करना पड़ता है, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं जहां पर हमने फॉर्म हैंडलिंग सीखी थी। तो एक सिंपल से फॉर्म के लिए भी हमारा कंपोनेंट के अंदर बहुत ज्यादा कोड करना पड़ रहा था, वो कोड हम यहाँ पर कम कर सकते हैं कस्टम हुक की हेल्प से। ये एग्जांपल भी अभी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर टॉगल वैल्यूज का। अगर आपने टॉगल्स बनाने, जैसे क्लिक करने पे एक मैसेज दिख जाए, दोबारा क्लिक करने पे वो मैसेज हाइड हो जाए, और आपने एक पेज में कई बार ऐसे टॉगल्स लगाने, तो उसके लिए भी हम कस्टम हुक का यूज कर सकते हैं। यह एक एग्जांपल है यहाँ पर लोकल स्टोरेज का। देखिए हम यहाँ पर किसी एक कंपोनेंट के अंदर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर लोकल स्टोरेज यहाँ पर सेट कर दिए कंप्यूटर में। अब अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं वो लोकल स्टोरेज को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर कस्टम हुक बना सकते हैं ताकि कोड को कम किया जा सके। या टाइमर लॉजिक के लिए
मान लेते हैं कि हमने एक ही कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल टाइमर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। या इसका एक सबसे मेन यूज भी है ऑथेंटिकेशन लॉजिक का। आपको मालूम है वेबसाइट पे हम लॉगिन और लॉगआउट लगाते हैं और उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट्स उसकी वैल्यूज को यूज करते हैं। वो चेक करते हैं कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। अब इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कोड करना पड़ता है, तो क्यों ना इसके लिए हम एक कस्टम हुक की बना ले ताकि कोड को कम किया जा सके। अब बात आते हैं इसकी सेकंड बेनिफिट की। इसका सेकंड बेनिफिट है, देखिए अगर हम यहाँ पर कस्टम हुक का यूज करते हैं तो हमारे कंपोनेंट जो है वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है, क्योंकि उसमें से सारा मेन कोड हम हटा के एक मेन हुक के अंदर पास कर देते हैं। इस तरह हमारा जो कंपोनेंट है वो काफी ज्यादा क्लीन भी लगता है और इजी टू रीड भी लगता है। थर्ड और मेन बेनिफिट है यहाँ पर अवॉइड डुप्लीकेट कोड। देखिए हम जब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फैचिंग एपीआई का, अब हम बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर अलग अलग डाटा को फैच करके ला रहे हैं, तो लगभग सब कंपोनेंट्स के अंदर सेम ही कोड होता है। वो सेम कोड हम सब हटा के कस्टम हुक के अंदर पास कर देते हैं ताकि हमारा जो कोड है उसकी डुप्लीकेसी ना हो सके। इसकी हेल्प से क्या होगा, हमारा जो पूरा रेक्ट की वेबसाइट बनेगी उसका साइज भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो ये थे हमारे 3 बेनिफिट्स। अब आपको कुछ ऐसी बातें जब आप यहां पर कस्टम हुक बना रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली बात है कि जब भी आपको हुक बनाना है तो उसका नेम जो है वो यूज से स्टार्ट करना है। दूसरी बात, जब भी हमारे कस्टम हुक्स होते हैं ये रिटर्न करते हैं हमेशा वैल्यूज और फंक्शंस। ये कभी भी जीएसएक्स वगैरह रिटर्न नहीं करते हैं जैसे हमारे कंपोनेंट करते हैं। ये हमेशा रिटर्न करेंगे कोई ना कोई वैल्यूज या फंक्शंस। मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं, आप यहां पर रिटर्न में एरे भी रिटर्न कर सकते हो या ऑब्जेक्ट भी। इसके अलावा आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप अपने कस्टम हुक के अंदर रिएक्ट के हुक भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल भी दिखाया था, तो हम इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं प्रैक्टिकल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो यहां पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है वीएस कोड, और यहां पर अपना बेसिक रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रखा है जिसका नाम मैंने रखा है कस्टम हुक। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने सोर्स फोल्डर में, और यहां पर मैं क्या करता हूं, कुछ फाइल्स को डिलीट कर देता हूं। जैसे यहां पर एक फोल्डर है एसेट्स का, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह से मेरी दोनों सीएसएस की फाइल्स को भी मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। ये देखिए अब मैं अपने मेन फाइल को ओपन करता हूं जिसका नाम है app.jsx। ये देखिए अब इसके अंदर हमारे को कुछ बेसिक कोड मिलता है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। इस सारे कोड को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। अब इसके बाद मैं जो ये मेरा स्टेट वेरिएबल है इसको भी मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, और यहां पे जो रिटर्न के अंदर सारा कोड आ रहा है इसको भी मैं यहां से सबको रिमूव कर रहा हूं। ये देखिए फाइल को मैंने सेव किया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर अपना एक कंपोनेंट बनाता हूं। इसका नाम मैं रख रहा हूं टॉगल टेस्ट। ये देखिए अब इसके अंदर मैं एक कस्टम हुक का यूज करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, अपने सोर्स फोल्डर के अंदर जाकर एक नया फोल्डर बनाता हूं। इसका नाम मैं रख लेता हूं हुक्स, और इस फोल्डर के अंदर जाकर मैं अपना एक कस्टम हुक भी बना लेता हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं यूज टॉगल। यहां पर मैं .jsx फाइल नहीं बना रहा हूं, डॉट सिर्फ जेएस फाइल ही बनाऊंगा। ये मेरा कोई कंपोनेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको .js फाइल बना दिया। आप इसका फोल्डर का आइकन भी देख सकते हैं, यहां जेएस आ रहा है। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं अपना एक यूज स्टेट हुक को यूज करूंगा। ये देखिए ये मैंने इसको यहां पर इंपोर्ट कर लिया। अब यहां पर मैं अपना फंक्शन बना लेता हूं यूज टॉगल। ये देखिए अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं अपना एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूं वैल्यू नाम से। ये देखिए मेरा स्टेट वेरिएबल बन गया। यहां पर इसका सेटर फंक्शन है सेट वैल्यू, इसके लिए मैंने यूज किया यूज स्टेट को। अब देखिए मैं इसकी स्टार्टिंग वैल्यू रखना चाहता हूं फॉल्स। मैं इसको बुलियन वैल्यू देना चाहता हूं ट्रू या फॉल्स, और मैं चाहता हूं कि यूजर जब भी इसको यूज करे हमारे इस कंपोनेंट को तो इसकी वैल्यू चेंज भी कर सके। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं चाहता हूं जब भी इसको कॉल करे तो इसकी वैल्यू सेंड करने के लिए यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं। उसका नाम कुछ रख लेता हूं जैसे इनिशियल वैल्यू, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी फॉल्स। मतलब कि जैसे ही कंपोनेंट यूज करेगा इसकी स्टार्टिंग वैल्यू रहने वाली है फॉल्स। अब मैं इसी वेरिएबल को यहां पर यूज कर लेता हूं एज ए इनिशियल वैल्यू। जैसे ही हमारे ये हुक यूज होगा इसकी स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी फॉल्स। अब इसके बाद यूजर इसकी, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकता है। तो उसके लिए मैं यहां पर टॉगल नाम से एक फंक्शन बना लेता हूं। ये देखिए ये मेरा एक एरो फंक्शन बन गया टॉगल। अब इसके अंदर जब भी यूजर इसे कॉल करेगा तो इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। आपको मालूम है स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को जब भी चेंज करना है तो हमें जरूरत होती है सेटर फंक्शन की। तो मैं इसी का यहां पर यूज कर लेता हूं, और मैं चाहता हूं जो भी इसकी ओल्ड वैल्यू है, यूजर ने जो भी इसमें पास की है, उससे वैल्यू चेंज हो जाए।
तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसकी प्रीवियस वैल्यू के लिए प्रेप नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया और ये रिटर्न करेगा। जैसे मैं इसमें पुरानी वैल्यू डालूंगा, जैसे फॉल्स पास किया, तो मैं चाहता हूँ उससे उल्टी वैल्यू हो जाए। ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ नॉट प्रेप। अगर यहाँ पर फॉल्स वैल्यू आएगी तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर इसमें आएगा ट्रू तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो ये फंक्शन के अंदर मैंने सेट वैल्यू की हेल्प से वैल्यू चेंज कर दी। तो जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी तो वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब ये वैल्यू चेंज हो चुकी है तो मेरे को इसको रिटर्न भी करना है। अब जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी हमारे यहाँ पर ये कस्टम हुक होते हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं या फिर फंक्शन। तो मैं यहाँ पर एक एरे रिटर्न कर रहा हूं और इसके अंदर एक तो वैल्यू को रिटर्न करूंगा, इसी के साथ में ये मेरा जो टॉगल फंक्शन है इसको भी मैं यहां से रिटर्न कर रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कस्टम हुक जो है वो या तो कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे या फिर कोई फंक्शन। तो ये मेरा एक कस्टम हुक रेडी हो चुका है। अब मैं इसको यूज करना चाहता हूं, तो इसको यूज करने के लिए मैंने एक कंपोनेंट पहले से बना के रखा हुआ। सबसे पहले मैं इसको यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर लिखा यूज टॉगल फ्रॉम, ये हमारा फोल्डर का नेम आ गया हुक्स और इसके अंदर हमारी ये फाइल है यूज टॉगल। अब मैं यहां पर अपना कंपोनेंट बना लेता हूं टॉगल टेस्ट। ये देखिए यहां पर मैंने ये अपना कंपोनेंट बना लिया और ये यहां पर मैंने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मैंने ये यूज टॉगल को इंपोर्ट किया है इसकी हेल्प से मैं यहां पर एक वेरिएबल्स बना लेता हूं। देखिए मैंने यहां पर क्या क्या एक्सपोर्ट किया था, मैं एक बार आपको दिखाता हूं। यहां से एक वैल्यू रिटर्न की थी और एक फंक्शन। अब मैं यहां पर दो वेरिएबल बनाता हूं। वैल्यू के लिए मैं यहां पर मतलब कि अपना स्टेट वेरिएबल का नेम यहां पर रख रहा हूं इज ओपन, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। और फंक्शन के लिए मैं यहां पर बना लेता हूं टॉगल ओपन, इसका नाम भी आप अलग रख सकते हैं। ये दोनों ही वेरिएबल्स कहां से यूज कर रहा हूं मैं, यूज टॉगल हमारे कस्टम हुक से। ये देखिए तो जब भी मैंने यहां पर इसे कॉल किया तो ये दो वैल्यूज रिटर्न करेगा। एक तो वैल्यू नाम का स्टेट वेरिएबल, तो उसके लिए मैंने यहां पर अलग से एक वेरिएबल नेम रख लिया इज ओपन। बिल्कुल इसी तरह से जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है टॉगल नाम से, उसके लिए मैंने यहां पर फंक्शन का नेम चेंज कर दिया टॉगल ओपन। इसके अंदर फंक्शन कॉल होगा टॉगल। अब आपको मालूम है कि हमारा जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये कुछ ना कुछ एचटीएमएल रिटर्न करते हैं, जिसको हम JSX बोलते हैं बेसिकली। तो यहां पर मैं उसको रिटर्न कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर मेरे को ये वैल्यू टॉगल करनी है, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स की ट्रू। तो इसके लिए मैं यहां पर एक बटन बना लेता हूं जिसके क्लिक पर ये वैल्यूज यहां पर चेंज होंगी। तो यहां पर मैंने बटन बना लिया और इसका नाम रख देता हूं टॉगल। ये जस्ट एक मैसेज है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब इसी के क्लिक पर मुझे कुछ काम करना है, तो यहां पर मैं ऑन क्लिक इवेंट लगा लेता हूं। इसके अंदर आकर मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है टॉगल ओपन को, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कंपोनेंट के अंदर इसी फंक्शन की हेल्प से ही हम ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारा यहाँ पर स्टेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में है, इसकी वैल्यू फॉल्स, तो ये ट्रू कर देगा। जब ट्रू होगी तो इसे फॉल्स कर देगा। अब ये वैल्यू तो यहां पर टॉगल हो जाएगी। अब इसकी हेल्प से मुझे करना क्या है, मैं इसके नीचे एक मैसेज डाल देता हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो और इसकी वैल्यू हो जाए ट्रू, किसकी, इज ओपन की, तो वो मैसेज दिखने लग जाए। तो यहां पर मैं अपना इज ओपन नाम का जो स्टेट वेरिएबल मैंने बनाया इसको यूज कर रहा हूं। अगर इसकी वैल्यू है ट्रू तो यहां पर जस्ट मेरे को एक मैसेज शो करना है। तो यहां पर मैंने एक पैराग्राफ ले लिया और इसके अंदर लिख दिया हेलो दिस इज विजिबल। अब जैसे इसकी वैल्यू ट्रू होगी और साथ में ये मैसेज तो इसमें आ ही रहा है, ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि किस तरह हम इस तरह से कंडीशन को चेक करते हैं। तो जैसे इसकी वैल्यू ट्रू होगी और एंड ये मैसेज भी है तो ये मैसेज दिखने लग जाएगा। अगर इसकी वैल्यू आती है फॉल्स तो ये मैसेज भी यहां पर दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज किया। तो दोनों वैल्यूज अगर ट्रू होती हैं तभी मैसेज दिखेगा, एक वैल्यू जैसी फॉल्स हो जाएगी तो ये मैसेज नहीं दिखेगा। तो ये बन गया मेरा एक कस्टम कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर मैंने यूज किया है अपने कस्टम हुक को। यहां पर कॉन्स्ट लिखना था, ये देखिए। अब मैं इसको आपको यूज करके दिखाता हूं। तो मैंने ऑलरेडी इसे एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है टॉगल टेस्ट को। अब मैं इसे यहां पर ऐप में यूज कर लेता हूं टॉगल टेस्ट। ये देखिए यहां पर मैंने इसे ऊपर इंक्लूड किया, तो ऊपर ये इंपोर्ट की लाइन अपने आप आ चुकी है। अगर आपके केस में नहीं आ रही है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने इस फाइल को सेव किया। अब मैं इसको आपको ब्राउजर में चेक कराता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर टर्मिनल को ओपन करता हूं, इसको फुल स्क्रीन करता हूं, ये देखिए। और यहां पर मैंने अपनी कमांड लिख दी npm run dev, और यहां पर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं। यहां पर एक मैसेज आ रहा है, आप देख रहे हैं एरर मैसेज, जिसमें कह रहे हैं ये फाइल आपने इंक्लूड करके रखी हुई है हमारी main.jss फाइल के अंदर। तो मैं इसको ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूं, तो इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूं।
मैं यहाँ गया main.jsx में और यहाँ पर देखिए ये लाइन मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूं, मतलब इस फाइल को, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। फाइल को सेव किया, इसको बंद किया और ये देखिए मैं यहां पर आया ब्राउजर में और ये मेरा आ गया टॉगल बटन। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये देखिए यहां पर मैसेज शो हो रहा है और मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूं, ये हट रहा है। जैसे इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो ये विजिबल हो जाता है और ये अनविजिबल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा अगर ये कस्टम हुक एक बार रेडी हो चुका है, इसको मैं मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता हूं, एक ही कंपोनेंट के अंदर भी या मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर भी। अब मैं इसी फाइल के अंदर यही बटन दोबारा से यूज करके दिखाता हूं और मेरे को कोई भी कोड नहीं करना, तो मैं पूरी इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं और इसका नाम कुछ और रख देता हूं। जैसे मैं यहां रख देता हूं इज टेस्ट और यहां पर भी नाम चेंज कर देता हूं, जैसे टॉगल टेस्ट। आप नाम जो मर्जी रखना चाहे वो रख सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। और ये भी यूज टॉगल को यूज कर रहा है, तो इसकी भी स्टार्टिंग वैल्यू स्टार्टिंग में रहेगी फॉल्स, जिसको यूजर बाद में जाकर चेंज कर सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको कट करता हूं पहले और यहां पर एक डिव लेता हूं। इस डिव के अंदर दो डिव आएंगे। पहला डिव तो ये हो गया जिसके अंदर हमारा ये पहला वाला बटन आ रहा है, इसी को कॉपी करके मैं अपना सेकंड डिव भी यहां पर क्रिएट कर लेता हूं, मगर इसके अंदर मैं फंक्शन दूसरा कॉल करने वाला हूं। इसका नाम रहेगा टॉगल टेस्ट। यहां पर बटन का नेम भी चेंज कर देता हूं, टॉगल टेस्ट, और जैसे यहां पर विजिबल की जगह लिख देता हूं अपने चैनल का नाम याहू बाबा। ये देखिए अब यहां पर इज ओपन नहीं आएगा, यहां पर हमारा दूसरा स्टेट वेरिएबल आएगा जिसका नाम है यूज टेस्ट। ये देखिए अब ये दोनों अलग अलग स्टेट वेरिएबल्स हैं, दोनों ही हमारे कस्टम हुक को यूज कर रहे हैं, सेम कस्टम हुक को, जिसका नाम है यूज टॉगल। यही इसका मेन बेनिफिट है। अब हमें यहीं पर इस फाइल के अंदर बहुत सारा कोड करना पड़ता। कौन सा कोड? ये वाला। दोनों वेरिएबल्स के लिए इस तरह से फंक्शन बनाना पड़ता, इस तरह से अलग अलग कोड करना पड़ता। वो कोड मैंने यहां पर कम कर दिया और हमारा आप देख रहे हैं पूरा जो कंपोनेंट है वो काफी नीट और क्लीन हो गया। तो यहां पर मैंने फाइल सेव की और ये देखिए यहां पर दो बटन्स आ चुके हैं। टॉगल पे क्लिक करता हूं तो ये यहां पर मैसेज शो होगा और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इससे नीचे वाला मैसेज ये वाला शो हो रहा है। इस तरह मैं बहुत सारे टॉगल बटन बना सकता हूं और उनके अलग अलग मैसेज शो कर सकता हूं। तो ये था हमारा सबसे पहला एग्जांपल। इसके बाद मैं आपको रियल लाइफ यूज केस के लिए एक एग्जांपल दिखा रहा हूं जिसमें हम एपीआई से डाटा यहां पर फेच करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एक हुक बना लेता हूं। इसका नाम मैं रखता हूं यूज फैच .js। अब ये जो हमारा हुक है ये यूज करेगा दो हुक्स को, जो रेड के हुक हैं, यूज स्टेट को और यूज इफेक्ट को। ये देखिए मैंने दोनों हुक्स यहां पर इंपोर्ट कर लिए। इसके बाद मैं यहां पर अपना फंक्शन बना लेता हूं यूज फैच, जिसको मैं यहीं पर एक्सपोर्ट भी कर रहा हूं। ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहां पर सबसे पहले अपने दो तीन स्टेट वेरिएबल बनाना चाहता हूं। एक तो स्टेट वेरिएबल रहेगा जिसमें आएगा हमारा मेन डाटा, जो बेसिकली हम एपीआई से फैच करेंगे, तो उसके लिए भी एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूं। ये देखिए ये मेरा एक स्टेट वेरिएबल बन गया। इसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी नल, इसके अंदर मतलब कि कोई भी वैल्यू नहीं है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, मुझे कुछ और भी स्टेट वेरिएबल बनाने हैं, मगर उससे पहले मैं यहां पर यूज इफेक्ट का यूज करता हूं। ये देखिए जैसे ही हमारे पूरा फंक्शन चल जाएगा तो उसके बाद ये यूज इफेक्ट अपने आप कॉल हो जाएगा। जैसे कि हम यूज इफेक्ट की वीडियो में देख चुके हैं, ये लास्ट में अपने आप कॉल हो जाता है। ये देखिए यूज इफेक्ट को मैंने यहां पर कॉल कर लिया और ये मैं सिर्फ एक ही बार चलाना चाहता हूं। उसके लिए मैं यहां पर अभी एम्प्टी अरे पास कर देता हूं। बेसिकली मेरे को यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे ही हम इस हुक को यूज करेंगे तो हम इसमें एक यूरल पास करेंगे जो किसी एपीआई का यूरल होगा जिससे डाटा हमें फैच करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर एक एज ए पैरामीटर वेरिएबल बना लेता हूं URL, जो यूजर हमारे को सेंड करेगा जब भी इसको कॉल करेगा, और वही वेरिएबल जो है मतलब कि URL मैं यहां पे सेंड कर दूंगा जिसको से डाटा हमारे को फैच करना है। तो यहां पर मैं एक असिंग फंक्शन बना लेता हूं और फंक्शन का नेम यहां पर जैसे मैं रख देता हूं फैच डाटा। ये मेरा फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर मैं एरर हैंडलिंग के लिए जो हमारे पास मेथड आता है ट्राई और कैच, उसमें काम करने वाला हूं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। हमारी एडवांस जावास्क्रिप्ट सीरीज में मैंने ऑलरेडी ये बता चुका हूं। ये देखिए यहां पर मैंने ट्राई ले लिया और इसी के बाद यहां पर ले लेता हूं कैच। ये देखिए अब इसके अंदर हम अपना कोड डालेंगे ट्राई के अंदर। अगर उसमें कभी भी एरर आता है तो कैच मेथड अपने आप चल जाएगा। तो देखिए मैं इसके अंदर क्या करूंगा, यहां पर मैं फैच मेथड को यूज करूंगा, जो जावास्क्रिप्ट का फैच मेथड आता है, जिसकी हेल्प से हम यहां पर एपीआईज को कॉल करते हैं।
तो देखिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल बना रहा हूं आरईएस। आरईएस मतलब रिजल्ट, आप इसका नाम पूरा रिजल्ट भी लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर अवेट का यूज किया और फैच मेथड लगाया, और जो भी यूरल यूजर ने ऊपर से सेंड किया वही हम यहां पर सेट कर देंगे, क्योंकि इसी से ही हमारे को यहां पर डाटा फैच करना है। अब यहां पर अवेट का यूज इसलिए किया क्योंकि डाटा फैच करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि आगे का कोड अपने आप चलने लग जाए। जब तक ये डाटा फैच नहीं होता मैं चाहता हूं ये यहां पर वेट करे, तो यहां पर लिखा अवेट। अब अवेट के साथ हम यूज करते हैं असिंक मेथड को। अब इससे जो भी डाटा फैच होके आएगा वो आ जाएगा हमारे पास आरईएस में, रिजल्ट में। उसमें से जस्ट मेरे को जेसन का डाटा निकालना है। ये देखिए मैंने यहां पर जेसन नाम से एक वेरिएबल बना लिया और यहां पर भी अवेट का यूज किया और यहां पर आरईएस में से जेसन का डाटा फैच कर लिया। अब ये डाटा फैच हो चुका है। ये डाटा मेरे को किस वेरिएबल में सेट करना है, डाटा नाम के वेरिएबल में। तो आपको मालूम है इसके लिए हम सेटर फंक्शन को यूज करेंगे, सेट डाटा, और इसके अंदर मैं ये जेसन को सेट कर दूंगा। ये देखिए, तो देखिए यूरल यूजर यहां से सेंड करेगा, वो उससे हम यहां पर फैच मेथड की हेल्प से सारा डाटा फैच करके ले आएंगे, फिर उसमें से जेसन निकाल लेंगे और वही जेसन हम यहां पर इस वेरिएबल में सेट कर देंगे, डाटा नाम के वेरिएबल में, जो कि हमारा स्टेट वेरिएबल है। और अगर यहां पर कोई भी एरर आती है तो उसके लिए भी मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर एरर नाम से एक स्टेट वेरिएबल बना लिया और इसका सेटर फंक्शन बना लिया सेट एरर, जो कि यूज स्टेट को यूज करेगा। ये देखिए इसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी रहने वाली है नल। तो अगर कोई भी एरर आता है तो मुझे इसकी वैल्यू सेट कर देनी है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सेट एरर को। और एरर कहां पे आएगा, इस वाले वेरिएबल के अंदर। आप इसका नाम प्रॉपर एरर भी लिख सकते हैं। ये देखिए तो ये हो गया मेरा मेन काम। अब यहां पर मैं कुछ और भी चीज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जब तक ये डाटा लोड नहीं होता ना तब तक लोडिंग लिखा आता रहे, तो उसके लिए भी हम यहां पर एक वेरिएबल बना सकते हैं। इसका नाम मैं ले लेता हूं लोडिंग। ये देखिए यहां पर मैंने लोडिंग नाम से एक स्टेट वेरिएबल बना लिया, इसका सेटर फंक्शन बना लिया सेट लोडिंग। ये भी यूज स्टेट को यूज कर रहा है, मगर इसकी स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो रहेगी ट्रू। जैसे हमारा ये पूरा हुक यूज होगा, मतलब कि लोड होगा, तो स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी ट्रू। मैं चाहता हूं कि जैसे ये डाटा लोड कर ले पूरा, तब इसकी वैल्यू को मेरे को फॉल्स कर देना है, तो उसके लिए यहां पर मैं यूज करूंगा फाइनली। ये देखिए और फाइनली के अंदर मुझे लोडिंग की वैल्यू को चेंज करना है, तो मैं सेटर फंक्शन का यूज करूंगा और मैंने इसके अंदर वैल्यू सेट कर दी फॉल्स। तो स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी ट्रू और जैसे ही डाटा फैच हो जाएगा तब ये चेक करेगा फाइनली में जाकर। फाइनली जो है इसी का इनबिल्ट मेथड ही है जावास्क्रिप्ट का। जब हमारा ये पूरा काम हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, उसी के लिए हम यहां पर यूज करते हैं फाइनली को। तो मैंने बोला अगर ये डाटा फैच हो चुका है और कोई भी एरर नहीं आया, तब फाइनली के अंदर आकर लोडिंग की वैल्यू को फॉल्स सेट कर दो। इसका यूज अभी मैं बाद में करूंगा। अब देखिए ये फंक्शन तो मैंने बना लिया, अब ये फंक्शन अपने आप तो कॉल होगा नहीं, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको मैं यहां पर कॉल कर लेता हूं। तो ये बन गया मेरा पूरा यूज इफेक्ट फंक्शन। अब देखिए मैं इसको चाहता हूं कि ये कब कब दोबारा से रन हो। जब ये फर्स्ट टाइम लोड होगा तब ये ऑटोमेटिकली अपने आप बाद में रन हो जाएगा, जब भी हमारी एचटीएमएल रेंडर हो जाती है। मगर मैं चाहता हूं कि यूरल में अगर कोई भी चेंज हो, कभी भी फ्यूचर में यूरल में चेंज हो, क्योंकि ये पूरा डाटा सिर्फ इस यूरल पे डिपेंड है। अगर इसमें कोई भी चेंज हुआ तब मैं चाहता हूं ये दोबारा से रीरन हो यूज इफेक्ट। तो उसके लिए मैं इसको इस एम्प्टी एरे के अंदर पास कर देता हूं। अब इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट टाइम तो ये रन हो गई यूज इफेक्ट मेथड, मगर अगर कभी भी जो हमारा ये वेरिएबल है जो एज ए पैरामीटर यूरल, इसमें अगर कभी भी चेंज होता है तो हम इस फंक्शन को दोबारा रन करेंगे। अब बात आती है रिटर्न की, क्योंकि ये हमारा एक हुक बन चुका है और हुक आपको मालूम है वैल्यूज और फंक्शन ही रिटर्न करते हैं। तो ये रिटर्न करेगा डाटा को, लोडिंग को और एरर को। ये देखिए तो ये मेरा कस्टम हुक रेडी हो चुका है जिसका नाम है यूज फैच। ये हमें डाटा फैच करके देगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर हम अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर जाकर कोई भी डाटा फैच करना चाहते हैं तो इतना सारा कोड हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, और जो हमने ये लॉजिक लगाया ये भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बस हमें इसे कॉल करना है और इसके अंदर यूरल पास कर देना है। बस ये इतना सा हुक ही हमारे को कंप्लीट डाटा को फैच करके दे देगा। अब इसका यूज मैं करके दिखाता हूं आपको। इसके लिए मैं यहां पर अपने सोर्स फोल्डर के अंदर जाकर एक यूजर्स नाम से एक कंपोनेंट बना रहा हूं। इसके अंदर सबसे पहले मैं इंक्लूड करूंगा अपने कस्टम कंपोनेंट को। ये देखिए यहां पर मैंने यूज फैच नाम का अपना कस्टम हुक जो है उसको यहां पर इंक्लूड कर लिया।
अब यहां पर मैं अपना बेसिक कंपोनेंट का कोड कर लेता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर यूजर्स नाम से अपना कंपोनेंट बना लिया और इसको बाद में एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले क्या काम करना है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, हम यहां पर इस हुक को यूज करके अपने वेरिएबल्स बना लेते हैं। क्योंकि यहां पर जो हमारा ये कस्टम हुक है, ये यहां पर कुछ रिटर्न कर रहा है, जैसे कि आप यहां पर देख भी चुके हैं। ये रिटर्न कर रहा है इन 3 वैल्यूज को। तो मैं इन्हीं के लिए मैं बाकी फाइल्स बंद कर देता हूं। ये देखिए, मैं यहां पर यूज फैच जो हमारा कस्टम हुक है, इसको यूज करके इन 3 अलग अलग वेरिएबल्स को यहां पर बना लिया है। अब आपको मालूम है कि जैसे हम इसे कॉल करेंगे तो हमें यहां पर यूरल भी पास करना है, जैसे कि आप यहां पर देख चुके हैं। हमने एज ए पैरामीटर यहां पर यूरल लिया है। अब ये कौन सा डाटा हमें फैच करना है वो हमें यहां पर बताना है कि इस कंपोनेंट के अंदर कौन सा डाटा है। अब मैंने जैसे यहां पर लिखा है यूजर्स का डाटा, अब ये यूजर्स का डाटा मैं लेकर भी आता हूं। उसके लिए मैं यहां पर गूगल पे जाऊंगा और वहां पे सर्च करूंगा जेसन प्लेस होल्डर। तो देखिए, मैं यहां पर गूगल पे आ गया और मैंने सर्च किया जेसन प्लेस होल्डर। यहां से आपको फेक एपीआई का डाटा मिल सकता है जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूं और इसमें स्क्रॉल करूंगा। देखिए, यहां पर फैच मेथड की हेल्प से बता रखा है कि कैसे हम डाटा फैच करते हैं। ये हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं। बस हमारे को इस तरह से डाटा चाहिए, जो यूरल है, जो रिटर्न करेगा यूजर्स का डाटा। अब देखिए, यहां पर कई अलग अलग एग्जांपल्स हैं। हमें जस्ट यहां पर यूजर्स का डाटा फैच करने के लिए इस एपीआई की जरूरत है। मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये देखिए, यहां पर टॉप में ऊपर यूरल जो आ रहा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आप देख रहे हैं अलग अलग यूजर्स का डाटा यहां पर आ रहा है। टोटल 10 यूजर्स के रिकॉर्ड है, जिसमें यूजर का आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, वेबसाइट, कंपनी की इंफॉर्मेशन भी यहां पर आ रही है जहां पर वो जॉब करता है। तो मैं इसी यूरल को यहां पर पास करने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले मैं कोड्स लेता हूं और यहां पर पास कर दिया मैंने ये यूरल। अब देखिए, जो भी ये डाटा है, इसको फैच करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, तो उसके लिए हमने लोडिंग नाम से पहले ही एक वेरिएबल बना लिया है, जिसके अंदर हमने सेट किया हुआ है लोडिंग मेथड को। यहां पर आप देख रहे हैं लोडिंग की वैल्यू जो हमने रखी है ट्रू। अब मैं चाहता हूं कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, जब तक डाटा लोड नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू रहेगी ट्रू, और जब डाटा लोड हो जाएगा तब हम इसकी वैल्यू को कर देंगे फॉल्स। तो यहां पर मैं इसको चेक करूंगा क्या इसकी वैल्यू ट्रू है, और अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तब मैं यहां पर मैसेज रिटर्न कर दूंगा लोडिंग। ये देखिए, तो जब तक इसकी वैल्यू रहेगी ट्रू तब तक ये लोडिंग दिखता रहेगा, और जैसे इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो ये मैसेज दिखना बंद हो जाएगा। आप यहां पर कोई एनिमेटेड इमेज भी दिखा सकते हैं, जैसे लोडिंग की इमेजेस होती हैं, वो भी यहां पर शो कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एरर भी आ सकता है। अगर एरर आएगा तो उसके लिए भी मैं इसी तरीके का कोड कर लेता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर भी वैसी कंडीशन लगा ली। अगर एरर की वैल्यू आती है ट्रू, देखिए बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू है आप देख सकते हैं, ये है नल। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू आती है वो हम यहां पर कैश मेथड से इसके अंदर सेट कर देंगे। तो एरर के अंदर अगर कोई वैल्यू सेट हो जाती है तब हम यहां पर मैसेज शो कर देंगे एरर अकर्ड। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तब ये मैसेज कभी भी नहीं दिखेगा। अब इसके बाद हम यहां पर काम करते हैं अपने मेन कंपोनेंट का। हर कंपोनेंट कुछ ना कुछ एचटीएमएल रिटर्न करता है। अब ये कंपोनेंट के अंदर हम मेन काम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर डाटा फैच करके ला रहे हैं। कौन सा डाटा? यूजर्स का सारा डाटा। अब ये डाटा जब आ जाएगा, मैंने इसको इसके अंदर पास किया तो ये यूरल यहां पे सेट हुआ। यहां पर इसने चेक किया इस डाटा को फैच करने के लिए, इसमें से जेसन निकाल ली, और ये जेसन इसने सेट कर दी थी डाटा नाम के वेरिएबल में। ये देखिए, ये वेरिएबल हमें ऑलरेडी यहां पर मिल रहा है, तो इसके अंदर सारा यूजर का डाटा आ जाएगा। अब बस मेरे को यहां पर एक लूप चलाना है, तो उसके लिए मैं यूएल एलआई टैग ले लेता हूं, अनऑर्डर लिस्ट टैग, और इसके अंदर मैप का लूप चलाकर सारे डाटा को प्रिंट कर देता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर डाटा नाम से अपना मैप का लूप चला लिया, जो डाटा की हर वैल्यू के लिए चलेगा। अब डाटा के अंदर 10 यूजर्स का डाटा आ रहा है, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। अब जैसे जैसे लूप चलेगा तो एक एक यूजर की वैल्यू इस वेरिएबल में हम पास कर रहे हैं, यूजर नाम के वेरिएबल में। कि मैंने इसके अंदर एरो फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर बार बार एलआई प्रिंट होंगे। आपको मालूम है जब भी हम मैप लूप चलाते हैं तो हमारे को की जरूरत होती है रिएक्ट.जेएस के अंदर। तो मैंने यहां पर यूनिक यूजर की जो आईडी है उसको पास कर दिया। ये आईडी हमारे को कहां मिल रही है, यहां पर आप देख रहे हैं हर यूजर की एक यूनिक आईडी है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 3 है, यहां पे 2 है, सबसे पहले वाले की है 1। तो यही मैंने आईडी यहां पर पास कर दी है। इसके साथ हमारे को यूजर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जस्ट मैं यहां पर यूजर का नेम ही दिखाना चाहता हूं।
अगर आप कुछ और भी डाटा दिखाना चाहते हैं इसके साथ दिखा सकते हैं। तो ये बन गया हमारा पूरा कंप्लीट कंपोनेंट। आप देख रहे हैं कि हमारे को यहाँ पर कोई भी ज्यादा कोड नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कस्टम हुक बनाया यूज फैच को। मैंने बस उसको यहाँ पर कॉल किया, इसके अंदर अपना यूआरएल पास कर दिया, इसने डाटा फैच करके दिया, उसको मैंने यहाँ पर लूप चला के दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाता हूँ और उसके अंदर एपीआईज को यूज करना है तो बस मुझे इतना ही कोड करना है। आप देखिए कंपोनेंट का कोड कितना ज्यादा कम है और नीट और क्लीन है, समझना भी आसान है, क्योंकि सारा जो लॉजिक वाला कोड था वो सारा मैंने यहां पर पास कर दिया। अब मैं फाइल को सेव करता हूं। इसको मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, इसको मैं यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। इसको मैं कमेंट करता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर यूजर्स नाम से अपने कंपोनेंट को इंक्लूड कर लिया है। इसने ऑटोमेटिकली ऊपर ये लाइन भी इंक्लूड कर ली है, इंपोर्ट वाली। ऊपर वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं। फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया ब्राउजर में और ये देखिए सारे यूजर्स का डाटा मेरे पास यहां पर फैच होके आ चुका है। ये वही डाटा है जैसा कि आप यहां पर जेसन फाइल में देख रहे हैं। पहले यूजर का नाम था लेनिन ग्राम, वही यहां पर दिख रहा है आपको लेनिन ग्राम। दूसरे यूजर का नाम यहां पर था एरविन हॉवल, तो वही नाम आपको यहां पर दिख रहा है। तो यहां पे आपको एक दूसरा एग्जांपल जिसके लिए हम मेन कस्टम हुक्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ये कस्टम हुक बनाकर कैसे इसको यहां पर अपने कंपोनेंट के अंदर यूज किया। तो आपको इसका मेन बेनिफिट भी दिख रहा होगा। अभी जस्ट मैंने एक ही यहां पर कंपोनेंट बनाया यूजर्स, आप बहुत सारे यहां पर कंपोनेंट्स बनाकर सिर्फ इतनी सी लाइन लिखकर ये सारा कोड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना थर्ड एग्जांपल करने वाले हैं जिसके अंदर हम फॉर्म हैंडलिंग को देखेंगे। आपको मालूम है कि एक वेबसाइट के अंदर हम बहुत जगह फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कस्टम हुक बना के कैसे काम कर सकते हैं और कोड को कम कर सकते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर अपना एक कस्टम हुक बना लेता हूं। हुक्स फोल्डर में गया मैं और यहां पर अपना एक हुक बना रहा हूं। इसका नाम मैं रख देता हूं यूज फॉर्म। ये देखिए जितने भी आपके कस्टम हुक होते हैं उनसे पहले यूज लिखना जरूरी है। ये मेरा कस्टम हुक की फाइल बन चुकी है। अब मैं यहां पर सबसे पहले यूज स्टेट को यहां पर इंक्लूड कर लेता हूं। ये देखिए मैंने इसको यहां पर इंपोर्ट कर लिया। अब यहां पर मैं अपना फंक्शन बना लेता हूं यूज फॉर्म, जिसको मैं यहां पर एक्सपोर्ट भी कर देता हूं। ये देखिए ये मेरा फंक्शन बन चुका है, इसी को मैंने यहां पर एक्सपोर्ट भी कर दिया। अगर आप इसे अलग लाइन में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जैसे हम कंपोनेंट्स को करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अब यहां पर जो मैंने ये यूज स्टेट बनाया है इसको यूज करके मैं यहां पर अपना एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूं वैल्यूज नाम से। ये देखिए अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये वैल्यूज है, इसके अंदर आएंगी हमारे सारे फॉर्म की वैल्यू। जैसे अगर आप लॉगिन का फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसमें मेन दो वैल्यूज आएंगी, यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड। अगर रजिस्टर का फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग वैल्यू आ सकती हैं, जैसे यूजर का फुल नेम, उसकी एज, उसका एड्रेस, उसका पासवर्ड, उसका यूजर नेम। तो सारी वैल्यूज इसके अंदर हम स्टोर करने वाले हैं, तो बहुत सारी वैल्यूज आनी है। तो इसके लिए हम यहां पर इसको ऑब्जेक्ट पास करेंगे। मैं यहां पर चाहता हूं इसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू रहे एम्प्टी ऑब्जेक्ट, मगर बाद में यूजर इसे चेंज भी कर सकता है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहां नहीं पास करता। इसके लिए एक पैरामीटर वैल्यू ले लेता हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं वेरिएबल का इनिशियल वैल्यूज। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो मैंने इसी को यहां पे पास कर दिया। यूजर अगर इस हुक को फ्यूचर में किसी कंपोनेंट के अंदर यूज करता है अलग अलग फॉर्म्स के लिए, तो जितनी भी फॉर्म्स के अंदर जो वैल्यू है वो इसी वेरिएबल के अंदर ही यहां से सेंड करेगा, जिसको हम इस वेरिएबल के अंदर सेट कर देंगे। तो स्टार्टिंग वैल्यू है यहां पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद मान लेते हैं कि उसके पास दो वैल्यूज हैं, यूजर नेम है और पासवर्ड है, दो अलग अलग फील्ड्स हैं। उन दोनों की वैल्यूज को मेरे को इस वेरिएबल के अंदर सेट करना है। तो यहां पर कॉमन फंक्शन बना लेता हूं जो दोनों वैल्यूज को हैंडल करेगा। दो वैल्यूज भी हो सकती हैं, ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं। यहां पर मैं एक कमेंट लगा रहा हूं, हैंडल इनपुट चेंज। देखिए इसके लिए यूजर फॉर्म ही यूज करेगा, तो जैसे जैसे जिस फील्ड में चेंज करेगा तब तब यहां पर एक कॉमन फंक्शन चलेगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूं हैंडल चेंज। ये देखिए ये मेरा फंक्शन बन चुका है। अब जिस भी फील्ड के अंदर चेंज कर रहा होगा वो पूरी की पूरी फील्ड यहां पर हम पास कर देंगे ई में। ई मतलब इवेंट में, इसी से उसकी वैल्यू हम यहां पर पिक करेंगे। अब ई के अंदर हम यहां पर क्या क्या लाने वाले हैं, ई से हमारे को मिलेगा उस फील्ड का नेम और उसकी वैल्यू। ये देखिए ई को हमने टारगेट किया, जो भी फील्ड्स होगी, जैसे यूजर नेम डाल रहा है तो यूजर नेम का जो भी हमने नेम लिया होगा जैसे यूजर नेम ही वो यहां पर आ जाएगा, और यूजर ने जो भी उसके अंदर टाइप किया है वो वैल्यू हमारे को यहां पर मिल जाएगी वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट से। इसके बाद जो ये दोनों वैल्यूज आई है मेरे को सेट कहां करनी है, इस वेरिएबल के अंदर, और इसके लिए आपको मालूम है हम सेटर फंक्शन को यूज करेंगे जिसका नाम है सेट वैल्यू।
अब इसके अंदर पुरानी भी हो सकता कोई वैल्यूज पड़ी हो, तो उसको हम एज इट इज रखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्रेप। मैं बेसिकली यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ जिसका इनिशियल वैल्यू रहेगी एज ए पैरामीटर प्रेप में। ये देखिए, अब इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया है। ऑब्जेक्ट क्यों लिया है? आपको मालूम है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रहेगी। ये देखिए, इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग में एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, अब इसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि उसने यूजर नेम डाल दिया, अब उसने पासवर्ड डालना है, तो उसके लिए यूजर नेम को एज इट इज रखना है। उसके लिए मैं यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर लेता हूँ प्रेप। तो यूजर नेम यहीं पर स्टोर रहेगा और उसके बाद जो नई फील्ड आई है जैसे पासवर्ड वगैरह, तो उसका नेम हमारे को यहाँ पर नेम नाम के वेरिएबल में मिल रहा है, तो उसको मैंने यहाँ पर रख लिया। ये मेरी नई फील्ड बन रही है उस ऑब्जेक्ट में, और जहां पर जो भी इसने वैल्यू सेट की है अपने पासवर्ड की, वो यहाँ पर हमें वैल्यू नाम के वेरिएबल से मिल रही है। ये देखिए, यही मैंने यहाँ पर सेट कर दी। अगर आपके फॉर्म में 3-4 फील्ड्स हैं, जैसे आप 2 फील्ड्स एंटर कर चुके हैं, तो वो हम यहाँ पर रख देंगे स्प्रेड ऑपरेटर में, और नई फील्ड जो भी डाल रहे हैं उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे। इस तरह हम यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर सेट वैल्यू की हेल्प से वैल्यू नाम के इस स्टेट वेरिएबल के अंदर सेट कर देंगे। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो ये पूरा हुक है जिसका नाम है यूज फॉर्म, ये फॉर्म की हैंडलिंग को भी सेट करेगा, मतलब कि इसको हैंडल करेगा। उसके लिए भी यहां पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, हैंडल फॉर्म सबमिट। पहले कमेंट लिख देता हूं। ये फंक्शन तब चलेगा जब यूजर फॉर्म को सबमिट करेगा। ये देखिए, अब यूजर जैसे फॉर्म को सबमिट करेगा तो सारी इंफॉर्मेशन ई नाम के इस वेरिएबल के अंदर हम एज ए इवेंट पास कर देंगे, जिसके अंदर उसे पता लग जाएगा कि किस फॉर्म की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको मालूम है, जब भी हम फॉर्म के अंदर सबमिट बटन लगाते हैं तो पेज जो है रिफ्रेश हो जाता है। हम उसे रिफ्रेश नहीं करना चाहते, इसलिए यहां पर हम लगाएंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम उसका जो डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है उसको बंद कर देते हैं, मतलब कि पेज को रिफ्रेश करने वाला काम। उसके बाद हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, हम यहाँ पर कोई फंक्शन रन करना चाहते हैं, ये यूजर अपने आप से ही बनाएगा। देखिए, जब भी वो फॉर्म बना रहा है हर फॉर्म का काम अलग अलग होगा, तो यूजर वो अपने ही कंपोनेंट के अंदर जाके काम करेगा उसका। जैसे लॉगिन कर रहा है तो वहां पर लॉगिन का काम है, अगर रजिस्टर का फॉर्म बना रहा है तो वहां पर रजिस्टर का काम होगा, फॉर्म को रजिस्टर करने का। तो हर कंपोनेंट का काम अलग होता है, तो वो काम तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि उस काम को कंपोनेंट वाली फाइल के अंदर ही करना पड़ेगा। मगर यूजर कुछ ना कुछ उसके लिए फंक्शन जरूर बनाएगा। तो उस फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही वो इस हुक को यूज करेगा तो वो यहां से एक फंक्शन भी सेंड करेगा, जिसका नाम मैं जैसे रख देता हूं कॉल बैक। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूं। तो हम यहां पर चेक करेंगे कि यूज कॉल बैक नाम का फंक्शन कॉल हुआ है कि नहीं। देखिए, अगर कॉल होगा तभी यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जरूरी नहीं है कि हर फॉर्म को यूजर सबमिट करे ही, सारे फॉर्म सबमिट करने के लिए नहीं बनते हैं। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले हम चेक करें क्या यूजर ने सबमिट फंक्शन कॉल किया कि नहीं, और जो भी फंक्शन होगा वही हम यहां पर पास कर देंगे। तो हम चेक करेंगे क्या वो फंक्शन कॉल हुआ है। अगर वो कॉल हुआ है तो हम उसी फंक्शन को यहां पर कॉल कर लेंगे और यहां पर जो भी यूजर ने वैल्यूज भेजी हैं उसको यहां से सेंड कर देंगे। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मगर अभी बाद में आपको सारा समझ में आने लगेगा। यहां पर वही फंक्शन का नेम आ जाएगा और उसके अंदर हम सारी वैल्यूज पास कर देंगे। देखिए, जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो फॉर्म की सारी वैल्यू हमारे को यहां पर सेंड करनी है। और कौन सी वैल्यूज है जो यूजर ने यहां से सेट करी थी, ये वैल्यूज नाम के वेरिएबल में, इसी को मैंने यहां से सेट कर दिया ताकि यूजर उसे आगे जाकर एपीआई की हेल्प से डाटाबेस में सेव करना चाहता है वो कर ले, या कुछ और काम करना चाहता है, वैलिडेशन लगाना चाहता है, वो काम कर ले। ये उसको अपने अलग अलग कंपोनेंट के अंदर ही करना होगा। अब यहां पर मैं एक काम और भी करता हूं। हमारा जो ये हुक है कस्टम हुक जिसका नाम है यूज फॉर्म, ये पूरे फॉर्म को रीसेट भी कर सकता है। तो उसके लिए भी यहां पर मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं रीसेट फॉर्म। सबसे पहले कमेंट लगा लेता हूं। तो रीसेट फॉर्म के अंदर मैंने यहां पर ये इसको एरो फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, मैं चाहता हूं जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी खाली हो जाए, मतलब कि पूरा एम्प्टी हो जाए। तो उसके लिए भी हम इसी का यूज करेंगे सेट वैल्यू का, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली तो चेंज कर नहीं सकते। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपने इसी फंक्शन को कॉल कर लूंगा, मतलब कि इस वेरिएबल को जिसका नाम है इनिशियल वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी इसकी, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो इसी को मैं यहां पर पास कर देता हूं। ये देखिए, तो ये मैंने इस कस्टम हुक के अंदर 3 फंक्शन बना लिए हैं। एक फंक्शन है हैंडल चेंज, जिसकी हेल्प से हम अलग अलग इनपुट की वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर सेट करेंगे। एक फंक्शन बनाया जो फॉर्म को हैंडल करेगा। बस इसके अंदर हमने एक ही काम किया, चेक कर रहा है क्या यूजर ने सबमिट फॉर्म पे क्लिक किया है कि नहीं। अगर क्लिक किया है तो फंक्शन का नेम हम यहां पे पास कर देंगे, और जो भी वैल्यूज हैं जो इस वेरिएबल के अंदर थी वो सारी उस फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। इसका यूज मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा।
तीसरा हमने फंक्शन बनाया रीसेट फॉर्म, जो फॉर्म की सारी वैल्यू को खाली कर देता है। अब इन तीनों वैल्यूज को मैं यहां से एक्सपोर्ट भी कर देता हूं। अब यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला हूं और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करूंगा। इन तीनों फंक्शंस को भी रिटर्न करूंगा। इसी के साथ जो ये मेरा वैल्यूज नाम का वेरिएबल है, इसको भी यहां से रिटर्न करने वाला हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर स्टेट वेरिएबल को यहां पर रिटर्न कर दिया, हैंडल चेंज फंक्शन को, हैंडल सबमिट फंक्शन को और रीसेट फॉर्म फंक्शन को, तीनों को यहां से रिटर्न कर दिया। अब मेरे को जब भी फॉर्म बनाने हैं तो इतना सारा कोड करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने यहां पर वैल्यूज के लिए किया था, जो हमने फॉर्म हैंडलिंग की वीडियो में देखा भी है, सारा कोड वही है। कोई मैंने अलग कोड नहीं किया, सब कोड मैं वही यूज कर रहा हूं। बस यहां पर मैंने यूज किया अपना यूज फॉर्म का कस्टम हुक। अब ये मेरा कस्टम हुक रेडी हो चुका है। अब मैं इसको यूज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपना एक कंपोनेंट बना लेता हूं। मैं इसको मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर यूज कर सकता हूं। यहां पर मैं एक बेसिक कंपोनेंट बना रहा हूं लॉगिन फॉर्म का। ये देखिए, ये मेरा कंपोनेंट की फाइल बन चुकी है। यहां पर मैं एक बेसिक कोड भी लिख लेता हूं। ये देखिए, मेरा बेसिक फॉर्म का कोड आ चुका है। अब यहां पर मुझे इंपोर्ट क्या करना है, यहां पर मुझे इंपोर्ट करना है अपने हुक को, जिसका नाम है यूज फॉर्म। ये देखिए, यहां पर फॉर्म फोल्डर का नेम आ गया और ये हमारी फाइल का नाम यूज फॉर्म। अब हम यूज फॉर्म की हेल्प से सबसे पहले वेरिएबल्स बना लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा जो ये हुक है, ये यहां पर 4 वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। तो मैं इन्हीं 4 वैल्यूज को यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर जाकर सबसे पहले वेरिएबल्स बनाता हूं और इसके अंदर इसे पेस्ट कर देता हूं। ये चारों वैल्यूज किस हुक को यूज करेंगी, यूज फॉर्म को, क्योंकि यहीं से ये सारी वैल्यूज आएंगी। ये देखिए, आप इन वैल्यूज को एक लाइन में भी कर सकते हैं, मैंने अलग अलग लाइन में कर दिए ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। अब देखिए, यहां पर मैं आपको चीज दिखाता हूं। यहां पर जैसे ही हम इस हुक को कॉल करते हैं तो इसके अंदर 2 चीजें सेंड करनी है। एक तो है इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू तो इसकी एम्प्टी है, मगर कभी भी अगर फॉर्म में चेंज होगा तो वैल्यूज भी मेरे को सेंड करनी है। उसी के साथ यहां पर एक फंक्शन भी कॉल होगा, जिसका नाम हमने यहां पर रखा कॉल बैक। तो वहां पर एक सबमिट का फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूं। स्टेट वेरिएबल की भी कोई जरूरत नहीं है, अभी यहां पर एक नॉर्मल वेरिएबल बना लेता हूं, जिसमें यहां पर रख दिया इनिशियल वैल्यूज। और इसके अंदर मैं यहां पर 2 फील्ड्स बताता हूं। मैं यहां पर यह बता रहा हूं कि हमारा जो एक कंपोनेंट है वो फॉर्म के अंदर कितनी फील्ड्स लेने वाला है। हमारी 2 फील्ड्स रहेंगी, एक तो ईमेल और एक पासवर्ड। ईमेल एज ए यूजर नेम काम करेगा, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी एम्प्टी। ये देखिए, मैंने यहां पर बता दिया कि मेरी 2 फॉर्म की फील्ड रहने वाली है, ईमेल और पासवर्ड, इनकी दोनों वैल्यूज एम्प्टी है। अब इसी इनिशियल वैल्यूज को मैं यहां पर पास कर देता हूं, क्योंकि आपको मालूम है इसको कॉलिंग पे ही मैंने बोला कि यहां पर मेरे को वैल्यू सेंड करनी है, इनिशियल वैल्यूज, वो ही मैंने यहां से सेंड कर दी, जिससे हमारे हुक को पता लग जाएगा कि अब मैं जिस फॉर्म के अंदर इसे यूज कर रहा हूं, मतलब कि कंपोनेंट के अंदर, वहां 2 फील्ड्स हैं। अब इसी के साथ यहां पर सेकंड पैरामीटर भी मुझे पास करना है, जो कि होगा एक फंक्शन। वो फंक्शन क्या काम करेगा कि जब भी ये मेरा फॉर्म सबमिट होगा, अभी मैंने फॉर्म बनाया नहीं है, लॉगिन का फॉर्म, उसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि क्या काम करना है। तो उस फंक्शन का नाम मैं यहीं से सेंड कर देता हूं, ऑन सबमिट। अब ये फंक्शन भी मैं बना लेता हूं। तो यहां पर कहीं पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, इसको नीचे भी बना सकता हूं, ऊपर भी। ये देखिए, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब सेम फंक्शन मैं यहां पर पास कर चुका हूं। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर जब भी हम कॉल करेंगे तो वैल्यूज सेंड करनी है। ये वैल्यूज कौन सी होंगी, जो भी यूजर ने इसमें डाली होंगी, ईमेल और पासवर्ड में। और ये वैल्यूज हमारे को मिलेंगी कहां से, इस स्टेट वेरिएबल से। ये देखिए, तो जो भी हम इसके अंदर वैल्यू डालते रहेंगे, सबमिट बटन पे हम उसी वैल्यू को यहां से सेट कर देंगे। सबसे पहले जब भी हम सबमिट करेंगे तो यहां पर चेकिंग होगी, क्या यूजर ने सबमिट किया है। अब हमारे फंक्शन का नाम हमने रखा ऑन सबमिट, तो कॉल बैक में आ जाएगा ऑन सबमिट। अगर इसकी वैल्यू ट्रू आई है, मतलब कि यूजर ने इस पे कॉल कर लिया उसे, तब हम उसी फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर सारी वैल्यू सेट कर देंगे। कौन सी वैल्यूज, जो हमारे को इस स्टेट वेरिएबल के अंदर मिल रही है, वही हम इस फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। ये देखने में, ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, मगर अगर आप ये हमारा कोड डाउनलोड करके देख लेंगे, जिसको मैं अपनी गिटहब की रिपोजिटरी में डाल दूंगा, जिसका लिंक भी नीचे है, तो आपको समझना आसान रहेगा। अब इस फंक्शन के अंदर जस्ट मुझे कुछ सेव तो करना नहीं है, ना लॉगिन करना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर एपीएस नहीं कर रहे हैं। मैं जस्ट यहाँ पर आपको सिंपल सा कोड करके दिखा देता हूं। मैं कंसोल के अंदर ये वैल्यूज दिखा देता हूं आपको, जो भी यूजर ने डाली है। ये देखिए, यूजर ने जो भी वैल्यू डाली होगी ईमेल और पासवर्ड की, वो हमारे को कंसोल में दिखने लगेगी। कब, जब यूजर सबमिट करेगा फॉर्म को। मगर रियल लाइफ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये डाटा
एपीआई से सर्वर की साइट पे सेंड करेंगे ताकि वहां पर चेकिंग हो सके यूजर नेम और ईमेल की। अगर दोनों मैच हो जाते हैं तब हमारे पास इस फंक्शन के अंदर कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। ये सब हम आगे आने वाली मेन प्रोजेक्ट की वीडियोस में देखेंगे कि कैसे करते हैं ये काम, मगर अभी के लिए मैं जस्ट इसको यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। अब बात आती है हमारे मेन कंपोनेंट की। देखिए जो हमारा कंपोनेंट है ये कुछ ना कुछ एचटीएमएल तो रिटर्न करेगा ही, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जहां पर मैं एचटीएमएल रिटर्न कर रहा हूँ इसके अंदर ये फॉर्म रिटर्न कर देता हूँ। ये देखिए अब इसमें एक्शन की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर मैं अपना फंक्शन कॉल करूंगा ऑन सबमिट पे। ये मेरा इवेंट का नाम है ऑन सबमिट, जिसको हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं फॉर्म हैंडलिंग की वीडियो में। इसके क्लिक पर मैं चाहता हूं एक फंक्शन कॉल हो जाए। कौन सा फंक्शन? जिसका नाम भी मैंने रखा ऑन सबमिट। आप इस फंक्शन का नाम कुछ और रख सकते हैं, मगर मैंने सेम ही नाम रख दिया। ये फंक्शन है और ये इवेंट है। यहां पर मैंने एक हेडिंग लगा दी लॉगिन, जिससे यूजर को पता लग जाए ये लॉगिन का फॉर्म है। अब इसके अंदर दो फील्ड्स आने वाली हैं, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए। तो दोनों फील्ड्स मैं यहां पर बना लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने दो फील्ड्स ले लिए हैं, ईमेल और पासवर्ड। इसमें टाइप दिए ईमेल, इसका नेम दिया ईमेल, इसमें प्लेस होल्डर रहेगा ईमेल। जैसे ही फॉर्म खुलेगा तो उसमें लिखा आता रहेगा ईमेल। अब यहां पर मैंने वैल्यू सेट की है। वैल्यू कौन सी है? बेसिकली यहां पर वैल्यूज लिखना है। यहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर हमारे को कुछ वैल्यूज मिलेंगी जो हमने इनिशियल वैल्यूज रखी हैं। ये देखिए स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू रहेगी एम्प्टी, तो बाद में यूजर जब भी इसमें चेंज करेगा तो वैल्यूज हम यहां से पास करने वाले हैं। तो वैल्यूज क्या है? एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें डॉट लगाया, ईमेल नाम की एक फील्ड है। इसी तरह वैल्यूज पासवर्ड है तो पासवर्ड यहां के फील्ड ले ली। ये दोनों फील्ड्स का काम मैंने कर लिया। अब इसके ऑन चेंज पे मुझे क्या करना है? मैं चाहता हूं जब मैं ईमेल में चेंज करूं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, और जब मैं पासवर्ड में चेंज करूं तो इसकी वैल्यू लिखते लिखते ही इसके अंदर चेंज हो जाए। जो मैं यहां से सेंड भी कर रहा हूं हैंडल चेंज मेथड के अंदर, मैंने इसका काम ऑलरेडी करके रखा हुआ। जैसे मैं ईमेल में लिखना शुरू करूंगा तो यहां पर ईमेल वाली पूरी फील्ड पास हो जाएगी। तो यहां पर नेम पास हो जाएगा ईमेल, और जो भी यूजर लिख रहा होगा वो यहां पर सेट हो जाएगा, जिसको मैं सेट वैल्यू के अंदर इस तरह से सेट कर रहा हूं। अब यूजर जब पासवर्ड की फील्ड में चेंज करेगा तो यहां पर ई में आ जाएगा पासवर्ड वाली फील्ड, उसका नेम हम यहां पर सेट कर देंगे पासवर्ड, और जो भी यूजर लिख रहा होगा वो वैल्यू यहां सेट हो जाएगी। इसी को मैं यहां सेट वैल्यू की हेल्प से स्ट्रेट वेरिएबल के अंदर सेट कर दूंगा। अब ये यहां पर मैं क्या करता हूं, ऑन क्लिक पर अपना ये फंक्शन भी कॉल कर लेता हूं, हैंडल चेंज। इसको कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए दोनों केसेस में जब भी यूजर कुछ लिखना शुरू करेगा, मैंने ऑन चेंज लगाया, ये इवेंट है। जैसे ही मैं इसमें कुछ लिखना शुरू करूंगा तो ये फंक्शन अपने आप कॉल होता रहेगा। जब ईमेल में लिख रहा होगा तो ये वैल्यू हम प्रिजर्व करके रखेंगे, जैसे मैंने यहां पर किया है। देखिए प्रीव में यहां पर इसको रखा हुआ, स्टोर रखा हुआ, यहां पर आ रहा होगा ईमेल और उसकी वैल्यू। अब जब यूजर यहां पर पासवर्ड में चेंज कर रहा होगा तो प्रेप में आ जाएगा ईमेल, और यहां पर नई फील्ड आ जाएगी पासवर्ड, और यहां पर पासवर्ड। अब ये पूरा हुक जो है हमारे मल्टीपल फॉर्म्स के लिए यूज हो सकता है। अभी मैंने एक सिंपल फॉर्म ही बनाया जिसमें दो ही फील्ड्स हैं। अब हम चाहे यहां पर 10 फील्ड ले लें, बार बार वो लेंथ ही कोड करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने 2 बार ब्रेक लगाई है। अब इसके बाद मैं एक बटन बनाना चाहता हूं जिसके क्लिक पर मैं अपना ये फंक्शन कॉल करूंगा ऑन सबमिट। तो यहां पर मैंने फंक्शन बना रखा है, मगर बस मैं एक बटन नहीं बनाया। बटन बना लेता हूं। यहां पर मैंने सबमिट बटन बना लिया। अब यहां पर इसकी टाइप भी रख देता हूं सबमिट, ताकि फॉर्म को पता लग जाए ये सबमिट बटन है। इसी के साथ यहां पर एक रीसेट का बटन भी बना लेता हूं। मैंने ऑलरेडी एक रीसेट का फंक्शन बना रखा है जो सारे फॉर्म की वैल्यू को रीसेट करेगा। तो उसके लिए यहां पर ऑन क्लिक पर मैं रीसेट फॉर्म वाला फंक्शन कॉल कर लेता हूं। ये देखिए ये भी हमारे को यहां पर मिल रहा है रीसेट फॉर्म। मैंने हैंडल चेंज यूज कर लिया। हैंडल सबमिट हम कॉल करेंगे फॉर्म के सबमिट पे, और रीसेट बटन पे ये फंक्शन कॉल करेंगे। ये देखिए तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब ये मेरा पूरा कंपोनेंट रेडी हो चुका है। बस मेरे को अब जब भी कोई नया फॉर्म बनाना है तो यही काम करना है। सबसे पहले हम इसको ऊपर इंपोर्ट करेंगे। उस फॉर्म के अंदर जितनी फील्ड्स होने वाली हैं उनको स्टार्टिंग वैल्यू क्या देनी है वो यहां पर सेट कर देंगे, और उसको यहां पर सेंड भी कर देंगे। क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं यूज फॉर्म को, तो इनिशियल वैल्यू हमें यहां से सेट कर देनी है, जिससे हमारे हुक को पता लग जाएगा कि इस फॉर्म के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं। ये एक फंक्शन है, जब सबमिट बटन पे क्लिक होगा तब हम यहां पर कोड करेंगे। अभी तो जस्ट मैं यहां पर कंसोल में प्रिंट कर रहा हूं, मगर आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे
कि हम यहाँ पर एपीआई का काम करेंगे। जैसे फॉर्म को सबमिट करना है तो एपीआई की हेल्प से हम डाटा को सेव करेंगे डाटाबेस में। उसके बाद मैंने यहाँ पर फॉर्म की फील्ड्स बनाई है, यहाँ पर हैंडल चेंज को यूज किया है। ये दोनों वैल्यूज के अंदर जब भी हम कुछ लिख रहे होंगे तो इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में चेंज हो रहा होगा, और जब भी यूजर सबमिट करेगा तो इस वैल्यू को हम शो भी कर देंगे। और रीसेट पे रीसेट फॉर्म यूज होगा, जैसे हमने यहाँ पर बना भी रखा है रीसेट फॉर्म, जो सेट वैल्यू के अंदर सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज वैल्यू में सेट कर देता है। और इनिशियल वैल्यू क्या थी? एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो ये सारा कोड था। ये सारा कोड आपको हमारी गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा। मैं फाइल को सेव करके अभी क्या करता हूं, इस कंपोनेंट को पहले इंपोर्ट करता हूं यहाँ पर। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, इसने अपने आप से इस लाइन को इंपोर्ट कर लिया। अगर आपके केस में नहीं आ रही है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ इसे कमेंट कर दिया, फाइल को सेव किया। अब ब्राउजर में चलते हैं। ये देखिए ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, जिसके अंदर यहाँ पर ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, सबमिट का बटन है, रीसेट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल में गया, और ये देखिए मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए मैं इसको एम्प्टी कर देता हूं। अब देखिए अगर मैं बिना कुछ लिखे इसे सबमिट करूंगा, यहां पर पेज रिफ्रेश हो रहा है। आप देख रहे हैं मैं सबमिट कर रहा हूं, यहां पर लोडिंग चल रही है। इसका मतलब कुछ गलती है। देखिए फॉर्म के सबमिट पे ये फंक्शन चलेगा ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट पे मैंने यहां पर मुझे लग रहा है मैंने गलती की है। मैंने इसी फंक्शन को कॉल कर लिया। बेसिकली मुझे इसको कॉल करना है। पहले मैं चाहता हूं ये डाटा जो है ऑन सबमिट पे हमारे हुक की साइड पर जाए, मतलब कि हैंडल सबमिट पे। वो हैंडल सबमिट अपने आप इस फंक्शन को कॉल कर लेगा ऑन सबमिट को। तो ये कैसे काम करेगा एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं। जैसे यूजर इस सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, मतलब कि इसके अंदर जो सबमिट का बटन है, तो ये चेक करेगा फॉर्म ऑन सबमिट पे क्या फंक्शन कॉल हो रहा है, और ये फंक्शन है हैंडल सबमिट जो मैंने हुक की फाइल में बनाया। ये देखिए अब यहां पर ये चेक करेगा फंक्शन का नेम, और यहां पर फंक्शन कौन सा पास किया मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। यहां पर हमने फंक्शन पास किया था ऑन सबमिट, तो ये यहां पर इसे ऑलरेडी मिल रहा है। तो कॉल बैक के अंदर आएगा सबमिट, तो वो चेक करेगा क्या सबमिट बटन ही कॉल हुआ है यहाँ पर जो फॉर्म है। अगर वही हुआ है तो यहां पर ये फंक्शन कॉल कर देगा जो हमने फंक्शन बनाया इसी नाम का, जो यहां पे मैंने पास भी किया है ऑन सबमिट। तो यही फंक्शन यहां पर कॉल हो जाएगा और इसके अंदर ये सारी वैल्यू सेंड कर देगा। तो पहले मैंने गलती कर दी थी, सीधा ही फंक्शन कॉल कर लिया था। ये हुक का फंक्शन अपने आप इसको कॉल कर लेगा। फाइल को सेव किया, ये देखिए मैं यहां आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं, क्लियर करता हूं। अब मैं एक बार क्लियर करता हूं। ये देखिए अब देखिए जैसे ही मैंने इसे कॉल किया तो यहां पर आप देख रहे हैं ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू एम्प्टी आ रही है। आप यहां पर देख भी सकते हैं दोनों की वैल्यू एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं फिर क्लियर करता हूं और यहां पर कुछ वैल्यू सेट कर देता हूं। तो यहां पर मैं फेक फिलर नाम की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है जिसमें फेक वैल्यू यहां पर ऐड कर देगी। यहां पर ईमेल डाल दिया और यहां पर कोई पासवर्ड। मैं सबमिट करता हूं और ये देखिए यहां पर एक ईमेल आ चुकी है और यहां पर जो यूजर ने पासवर्ड डाला था वो डाल दिया है। मैं इस पासवर्ड को चेंज करके दिखाता हूं। यहां लिख देता हूं 123456। सबमिट किया और ये देखिए अब यहां पर पासवर्ड आ गया 123456। मैं रीसेट करता हूं तो देखिए जैसे मैंने रीसेट किया तो ये फील्ड्स तो एम्प्टी हो चुकी हैं, साथ में यहां पर भी आपको दिखा रहा है कि अब ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू एम्प्टी है। तो रीसेट पे भी अपने आप ये सबमिट का फंक्शन कॉल हो रहा है और मैं यहां पर कुछ अपने आप से कोई वैल्यू डालता हूं। मैंने यहां पर एक ईमेल डाल दी और एक पासवर्ड। मैं यहां क्लिक किया और ये देखिए तो आपने देखा कि कैसे हमने ये कंपोनेंट बनाया। यहां पर फॉर्म का कोई कोड ही नहीं किया है, सारा कोड हमारा इस हुक के अंदर है जो हमने कस्टम हुक बनाया। ये इतना सारा कोड आपने पिछली वीडियोस में देखा था जहां पर हमने फॉर्म हैंडलिंग सीखी थी, वहां पर मैंने आपको ये कोड करना दिखाया था। अब ये हर कंपोनेंट के अंदर जितने भी फॉर्म्स हैं सबके अंदर इस तरह से कोड करना पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा लेंथी कोड हो जाता है जिसको बार बार में हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार एरर्स भी आती हैं। तो वो सारा काम हमने एक हुक को दे दिया जिसका नाम रख दिया यूज फॉर्म को। बस अब हमारे को यहाँ पर एक ही काम करना है, स्टार्टिंग में फील्ड्स बता देनी है कौन कौन सी हमारे फॉर्म के अंदर फील्ड रहने वाली है। सबमिट बटन पे जो कोड करना है बस वही हमारे को यहाँ पर करना है। जैसे लॉगिन के टाइम पे लॉगिन का कोड हमें यहाँ पर चलाना है, रजिस्टर के टाइम पे फॉर्म को सेव करना है, सर्चिंग के टाइम पे कोई सर्चिंग करनी है, तो वो सारा कोड हमें खुद ही करना पड़ेगा। बस मैंने अभी यहाँ पर वैल्यूज यहाँ पर शो की है और यहाँ पर मैंने अपना हुक को यूज किया यूज फॉर्म को। इसमें स्टार्टिंग वैल्यू बता दूंगा जो कि है ये वाली फॉर्म की फील्ड्स, और सबमिट बटन पे कौन सा फंक्शन कॉल करना है वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया। इसी फंक्शन को मैंने यहाँ से सेंड भी कर दिया और जब भी चेंज होगा तो हैंडल चेंज फंक्शन चल जाएगा। अब ये कॉमन फंक्शन बन चुका है जो हम मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं।
तो ये था हमारा सारा इस वीडियो का कोड। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम कस्टम हुक को यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट का पूरा कोड को कम कर सकें और कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकें। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।